बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बे ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इस मुबारक दुआ के साथ हम अपने नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 इज़ एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। आपको याद होगा कि हमने उसमें जीन्स की बात की थी। वो अलग बात है कि वो बात हम लोगों ने मोलेकुलर लेवल पर की थी, लेकिन उस सारे नॉलेज की फाउंडेशन आपको पता है क्या थी? क्लासिकल जेनेटिक्स दैट वाज प्रपोज्ड बाय ऑल द टाइम ग्रेट जॉन ग्रेगर मेंडल। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में बेसिकली उसी जीन्स और उसकी स्टडी में जेनेटिक्स और उसमें आने वाली वेरिएशंस को इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि आज के इस पहले इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हम आपसे क्या बातें करने वाले हैं। सो लेट्स जंप टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 22, लेक्चर नंबर 1 एंड टॉपिक इज वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। यू नो वेरी वेल व्हाट इज बेसिकली अ जीन। आप जो नजर आ रहे हैं दैट इज ड्यू टू जीन्स। अगर आप इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग हैं, अगर आप में कॉग्निशन और रीजनिंग्स बहुत अच्छी हैं, तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। कमाल उन खूबसूरत जीन्स का है जो आपको आपके ग्रेट पेरेंट्स से मिली हैं। और अगर आप गूफ हैं तो सॉरी टू से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। और व्हाट इज बेसिकली अ वैरायटी। एक ही किस्म की दो चीज़ें हो सकती हैं, वो दोनों चीज़ें डेफिनेटली दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, तभी वो क्या कहलाएंगी? वैरायटी। तो अगर आप अपनी पॉपुलेशन में मूव करते हो तो आपको नज़र आता है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास हमारे हाइट के लिहाज से बहुत ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कोई 4 फुट का भी हो सकता है, कोई 4 फुट 1 इंच का भी हो सकता है, कोई 4 फुट 1.25 इंच का भी हो सकता है, कोई 4 फुट 1.5 इंच का भी हो सकता है, कोई 7 फुट का भी हो सकता है, कोई 6 फुट का भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ एक हाइट के करैक्टर को देखूं तो फिर हमारे पास उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज पाई जाती। गेटिंग माई पॉइंट? सेम इज अ कलर, सेम इज अ केस विद योर स्किन कलर, सेम इज अ केस विद योर हेयर कलर, योर हेयर टेक्सचर, योर हेयर लेंथ। तो हम सिर्फ और सिर्फ अगर एट्रीब्यूट स्टडी करना चाहे तो वो बालों के भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एंड लुक एट योर आई कलर, लुक एट योर साइज ऑफ द प्यूपल, look at the size of the eye, look at the shape of the eye, look at the angle of the cut of the eye। ये सारी की सारी चीज़ें हमें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए क्या हैं? वेरिएशंस हैं। और ये वेरिएशंस कैसे पैदा होती हैं, इनकी फाउंडेशन रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे रखी है, इन्हीं बातों को हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो नाउ यू शुड हैव द कॉन्सेप्ट कि बेसिकली जीन क्या है और जीन के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज पैदा होती हैं, दोज आर कॉल्ड एज वेरिएशंस। आइए देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय द हेरिडिटी। हेरिडिटी को आम जबान में हम वरासत कहेंगे। हम बायोलॉजी के लोगों के लिए वरासत ये नहीं है कि मेरे नाम कितने मकान हैं या मेरे नाम कितनी कोठियाँ लगी हुई हैं, मेरे पास कितने डायमंड के रिंग्स हैं। मेरे लिए वरासत क्या है? मेरे लिए वरासत ये है कि कितने अच्छे जीन्स मुझे मेरे पेरेंट्स से मिले हैं। अगर मेरे पास बहुत अच्छे जीन्स हैं तो मेरे पास कुछ भी ना हो तो मैं इस कायनात में रहते हुए बहुत कुछ बना सकता हूँ। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मेरे पास इंटेलेक्ट नहीं है, या मेरे से वो सलाहियत छीन ली गई है, या मेरे पास वो जीन ही नहीं है जो कॉग्निशन और रीजनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो मेरे पास दौलत के पहाड़ भी क्यों ना हो, मैंने इसी तरीके से इवन एंजॉय भी नहीं कर सकता। सो हम लोगों के लिए हेरिडिटी वो जीन्स हैं जो हमें अपने ग्रेट पेरेंट्स से मिलते हैं। सो ऑल द कैरेक्टर्स और द ट्रेट्स दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर ग्रेट पेरेंट्स इज आर हेरिडिटी। राइट? सो लिखते हैं आप लोगों के लिए all characters or genes, all characters or traits that an organism inherit from the parents is called as its heredity।
यही उसकी कुल चीज़ है। अब मैंने आपसे बोला था कि बेसिकली हम अपने पेरेंट्स से क्या ले रहे हैं, करेक्टर या ट्रेट्स या जीन्स। तो जीन मेरे पास क्या है, जीन इज बेसिकली यूनिट ऑफ जीनोम। ये सारे के सारे जीनोम का जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज जीन, राइट। जीन क्या हो सकता है, जीन में बी अ जीन ऑफ हाइट, राइट। यू मे हैव a gene for intelligence. Similarly, we may have a gene for the production of insulin. We may have a gene for hemophilia. तो ये सारे के सारे जीन्स हैं जो कि हमारा जेनेटिक मेकअप बनाते हैं, और इन सारे के सारे जीनोम को अगर मैं जीन्स को इकट्ठा कर दूं तो क्या बनेगी मेरे पास जीनोम, और उसका जो सबसे छोटा यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज द जीन। अब जीन हमें कहां से मिले, जैसे मैंने अभी बोला कि जीन्स हमें हमेशा इनहेरिट होते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, मीन टू से कि फ्रॉम वन ग्रेट फादर एंड फ्रॉम वन ग्रेट मदर, राइट। मेरे वजूद का आधा मुझे अपने फादर से मिला है और मेरे वजूद का आधा मुझे अपनी ग्रेट मदर से मिला है। सो आई एम नथिंग विदाउट दीज टू ग्रेट एंटिटीज इन द यूनिवर्स। इन लोगों ने मुझे जीन्स दिए, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में डीएनए और क्रोमोसोम वाले टॉपिक में कि वो जीन्स, वो करेक्टर्स वो बेसिकली कहाँ लाए करते हैं, ऑन द क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आप लोगों के लिए एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको मैंने ब्लू कपड़े पहना रखे हैं, और मैं कहता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट क्रोमोसोम है जो मुझे अपने फादर से मिला है, तो मैं इसे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1F, राइट। तो ऐसा ही एक क्रोमोसोम बिल्कुल इसी शक्ल सूरत का, इसी माहियत का मुझे कहाँ से मिला है, अपनी ग्रेट मदर से। और उससे फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या कर दिया है, उसे रेड कपड़े पहना दिए हैं, तो ये क्या कहलाएगा 1M। ये वही दो क्रोमोसोम जो शक्ल सूरत के एतबार से मिलते जुलते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे स्टूडेंट्स कि अगर मैं इनको स्टेन करूं तो इनका स्टेनिंग पैटर्न एक जैसा होगा, और अगर मैं मोर डिटेल में जाऊं तो मुझे पता चलेगा कि इन पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो भी कैसे हैं, सेम हैं। रिमेंबर, मैंने वर्ड आइडेंटिकल यूज नहीं किया, मैंने सेम वर्ड यूज किया है, राइट। तो हमारे जीन्स क्रोमोसोम पे जिस लोकेशन पे यू कैन से लाई करते हैं, दैट वही लोकेशन इज कॉल्ड एज लॉकस। लेट मी से दिस थिंग कि अगर मैं लॉकस को यूं बोलूं कि लॉकस इज एन एड्रेस ऑफ अ जीन, ठीक है, तो ये किसी भी जीन का एक क्या है, एड्रेस है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, अगर आपको समझाने के गर्ज से बात करूं तो मैं फर्ज कर लेता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास 1F है, और 1F का ये मेरे पास L1 है, लॉकस 1, इट इज L2, इट इज L3, इट इज L4, इट इज L5। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि इंसुलिन बनाने का जीन क्रोमोसोम नंबर 1 के लॉकस नंबर 3 पे प्रेजेंट है, तो फिर ये उसका एड्रेस होगा। तो एड्रेस ऑफ इंसुलिन जीन इज C1L3। बात आपको समझ आई? जैसे आपके घर का एड्रेस है, कौन से घर में है, कौन सी गली में है, आपका मकान नंबर क्या है, तो सेम इज द केस हियर। लॉकस इज द एड्रेस ऑफ अ जीन। इट इज बेसिकली व्हाट, एन एड्रेस of a gene in the genome. It is called as basically locus, right? अब इस पर्टिकुलर लॉकस में क्या है, मैंने बोला था जीन। ये जीन कैसे बनेगा, ये जीन बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स कि इसमें जीन का एक पार्ट जिसे मैं क्या बोलता हूं अलील, वो कहां से मुझे मिलेगा, अपने ग्रेट फादर से। और इसी पॉइंट पे जीन का दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा अलील शामिल होगा जो प्रेजेंट होगा मदर के क्रोमोसोम के सेम लॉकस पर। जैसे मैंने बोला कि दूसरा पार्ट इसका कहां होगा, मेरे पास C1, ये क्रोमोसोम नंबर 1 ही है लेकिन डेफिनेटली रेड क्रोमोसोम है, और उसका भी ये क्या होगा, L3, लॉकस नंबर 3। डिफ्रेंशिएट करने के लिए फर्ज लिख सकते हैं आप लोग कि C1F1L3, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 है फादर का, और L3 लिख सकते हैं C1M1L3। तो एड्रेस ऑफ अ जीन इज बेसिकली लॉकस, और लॉकस क्या बता रहा है कि इस पर्टिकुलर जीन का आधा मीज अलील
एक क्रोमोसोम के ऊपर है और दूसरा आधा दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर है, और इस क्रोमोसोम को हम नाम क्या देते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ऐसे क्रोमोसोम जो शक्लो सूरत के एतबार से एक जैसे हैं लेकिन पेरेंट्स वाइज डिफरेंशियल इन ओरिजिन है। एक क्रोमोसोम मुझे फादर से मिला है और एक क्रोमोसोम मुझे मदर से मिला है। अगर मैं एक फूल हूं फॉर एग्जांपल, तो मुझे एक क्रोमोसोम किससे मिलेगा, एग से, और एक क्रोमोसोम कहां से मिलेगा, एंथर से। राइट, यू नो क्या एंथर से प्रोड्यूस जाते हैं स्पर्म, और ओवरी में क्या प्रोड्यूस होते हैं, एग। राइट, तो इस लिहाज से होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम का ऐसा जोड़ा जो शक्ल सूरत के एतबार से तो एक जैसे हैं मगर इनका ओरिजिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से होता है। दैट पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। राइट, अब जीन्स ट्रेवल करनी है कहां से, मेरे सुपर ग्रैंडफादर से मेरे फादर में, और मेरे फादर से जाहिर है मेरे में। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आपकी बुक कहती है कि दो पॉसिबिलिटीज है। नंबर वन, कि या तो जीन मेरे ग्रैंडफादर से मेरे फादर में एज सच कॉपी हो गया, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आई, और वही जीन फिर मेरे फादर से मेरी बॉडी का हिस्सा बन गया, उसके अंदर भी जरा सी भी चेंज नहीं आई ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ, पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में कि म्यूटेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप से टेट्रोजेंस इफेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट नाम की म्यूटेशन इफेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और डीएनए 100% कंजर्व्ड वे में, या वो जीन का डीएनए 100% कंजर्व्ड वे में मेरे सुपर ग्रैंडफादर से मेरे फादर से मेरे में ट्रांसफर हो गया है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा कि इट इज बेसिकली अ इंटैक्ट जीन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और तारीख गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, डिफरेंट किस्म के एनवायरमेंटल फैक्टर मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर के डीएनए पे अफेक्ट करते रहे, और उसके बाद एक म्यूटेंट स्ट्रेन, एक न्यू वैरायटी अगर मेरे पास प्रोड्यूस हो गई, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ वेरिएबल जीन। तो इसका मतलब ये है कि जीन दो तरह के हो सकते हैं, जो मॉडिफाई हुए और जो मॉडिफाई नहीं हुए, और अगर वो रहे कांस्टेंट तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे कि वो एक इंटैक्ट जीन है, और अगर उसमें प्रोड्यूस हो गई कोई वैरायटीज, या उसके अंदर प्रोड्यूस हो गई कोई म्यूटेशन, या उसके अंदर प्रोड्यूस हो गई कोई चेंज, तो फिर मैं इसे क्या नाम दूंगा जी, क्या नाम दूंगा मैं इसे नाम दूंगा वेरिएबल का। राइट, तो ये है बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू अनदर पेरेंट्स। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि अगले बोर्ड पे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे कि सोर्स ऑफ जीन क्या है। जाहिर है आप बड़ी सिंपल सी बात कहेंगे कि सर डेफिनेटली हमारे पास हमारे पेरेंट्स सोर्स हैं, तो बिल्कुल ठीक है। इसमें पहली बात हमारे पास ये है कि हमारे पेरेंट्स ही सोर्स हैं तमाम किस्म की जीन्स का। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने विक शॉ के बारे में बात की थी कि उससे ये बोला था कि सेलुला ओमनिस ई सेलुला की जो पुराने सेल हैं वही नए सेल की बुनियाद बनते हैं, या नए सेल हमेशा पहले से एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। तो हमारे बारे में भी यही ट्रू है, हम खुद से नहीं पैदा हो सकते, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म हैं जो डेफिनेटली हमारी फाउंडेशन है, हमारी बुनियाद है, अगर वो नहीं होंगे तो हम भी पैदा नहीं होंगे। तो ये वाली बात यहाँ पर है कि वी हैव गॉट वन ग्रेट फादर एंड वन ग्रेट मदर, जिन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया, डेफिनेटली गैमेट्स। और आपको पता है कि जो गैमेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ज़ाहिर या तो स्पर्म हो सकते हैं इन केस ऑफ फादर, और एग हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ मदर। तो जब ये दोनों ऑर्गेनिज्म हमें ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो हमारी लाइफ की बुनियाद रखी जाएगी। पढ़ लिखे बच्चे हैं, आपको हमने पूरी चिक डेवलपमेंट सिखाई है इस चैप्टर से पहले वाले चैप्टर में, तो इट इज़ नथिंग न्यू फॉर यू। तो बात हो रही थी कि जब ये स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से एक जाइगोट बन जाता है। ये जाइगोट मैं भी हो सकता हूँ, और जाइगोट आप में से कोई भी हो सकता है, और ये जाइगोट किसी प्लांट का भी हो सकता है। इट इज नथिंग न्यू फॉर यू अगेन। डिस्कस कर रहे थे कि जब हम इस जाइगोट को देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर जाइगोट में क्या है, एक क्रोमोसोम मदर का है और एक क्रोमोसोम किसका है, फादर का है। जाहिर है ये कहाँ से आया है, ये स्पर्म से आया है, और ये वाला क्रोमोसोम कहाँ से आया है, जाहिर है एग से आया है। तो इन दोनों के मिलने से क्या प्रोड्यूस हो गया है मेरे पास, एक जाइगोट। और ये क्रोमोसोम जो शक्लसूत्र के एतबार से एक जैसे ही हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, होमोलोगस क्रोमोसोम। हमने प्रीवियस बोर्ड में इसको बहुत डिटेल से डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ। तो एक ऐसे तो क्रोमोसोम्स का ऐसा पेयर जो शक्लसूत्र के एतबार से एक जैसे ही हैं, लेकिन क्या है, डिफरेंशियल इन ओरिजिन है। एक फादर से आया हुआ है
और एक मदर से आया हुआ है, एक फादर से आया हुआ है और एक मदर से आया हुआ है, ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम नाम कह देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब हम बात करेंगे अलील की। अलील क्या है? मैंने आपको बताया था अभी कि इनफैक्ट हमारा जो जीन है वो किस तरह है, आधा आधा डिवाइडेड है। अल्लाह ताला ने एक पर्टिकुलर जीन के दो पीस क्या कर दिए, आधे आधे कर दिए, आधा पीस फादर को दे दिया और आधा पीस मदर को दे दिया। जब ये वाले दोनों जीन, दोनों पीसेस आपस में मिलते हैं तो एक कंप्लीट जीन बनता है, राइट। अब इस जीन का आधा पार्ट मुझे कहां से मिलेगा, अपने ग्रेट फादर से। फॉर एग्जाम्पल इट इज लाइंग ऑन ब्लू क्रोमोसोम, तो आधा पार्ट मुझे कहां से मिलेगा, अपनी मदर के क्रोमोसोम से, दैट इज लाइंग ऑन द रेड क्रोमोसोम। तो ये वाले जीन्स जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करते हैं, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, तो दे विल प्रोड्यूस अ जीन, दे विल प्रोड्यूस अ ट्रेट और अ कैरेक्टर। तो अलील फिर मेरे पास क्या होगा, अलील मेरे पास क्या है माय स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। डिफाइन हम उसको यू करते हैं अलील को, लेकिन ये क्या है कि आप ये कह सकते हैं इट इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ द अलील, पार्टनर्स ऑफ द अलील दैट कॉन्स्टिट्यूट अ जीन। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम लिख रहे हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके फादर टॉल हैं तो इस क्रोमोसोम के ऊपर लिखा हो कैपिटल टी, और अगर आपकी मदर भी टॉल तो लिखा हो कैपिटल टी। अगर आपके फादर भी टॉल है और आपकी मदर भी टॉल है तो आप भी क्या होंगे, टॉल। अब ये एक अलील है और ये दूसरी अलील है, इन दोनों को आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, एक जीन। बात आपको समझ आई। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ऑर्गेनिज्म में ऐसा ना हो, उसके फादर कैपिटल टॉल हो, मींस कैपिटल टी हो, टॉल हो, और जो उसकी मदर है वो क्या हो, स्मॉल टी हो या छोटे कद की हो, तो अब भी ये ऑर्गेनिज्म टॉल ही होगा, लेकिन ये इस पेयर का ऑल्टरनेट है। तो ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन में इसी जगह पर, क्योंकि ये इंसान का क्रोमोसोम है, ये भी एक इंसान का क्रोमोसोम है, तो इस इंसानी क्रोमोसोम के इस लॉकस पे लिखा हुआ था कैपिटल टी, तो इसी लॉकस पे किसी दूसरे इंसान में लिखा हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस पर्टिकुलर जीन की ये क्या हो गई, ऑल्टरनेट फॉर्म। व्हाट इज द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैपिटल टी, डेफिनेटली इन दिस केस कैपिटल टी स्मॉल टी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम किसी कोडू को देखें तो उस वाले केस में क्या होगा, वहां पे इन दो क्रोमोसोम के ऊपर फादर की तरफ से भी स्मॉल टी आया और मदर की तरफ से भी क्या आ गया, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी की ऑल्टरनेट फॉर्म क्या हो सकती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये तीनों आपस में क्या हैं, अलील। लेकिन किसी एक जीन के दो अलील हो सकते हैं, और ये सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। सेम क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। डिफरेंट क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। देयर शुड बी अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट इन योर माइंड कि जीन क्या होता है और अलील क्या होता है। बात समझ गए आप लोगों को। अब हम चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जंपिंग जीन्स। साथ चढ़ गया बनू, नहीं चलते हैं। कॉन्सेप्ट था हमारे पास किसका, जंपिंग जीन का। ये भी आप लोगों की बुक के पहले ही पेज पे लिखा हुआ है, इसको इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है। आमतौर पे ऐसा होता है कि जीन्स बड़े आराम सुकून से जिस क्रोमोसोम पे पैदा होती हैं उसी क्रोमोसोम पे रहती हैं, राइट। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, हमारी जीन्स में भी ऐसे एक्सेप्शन पाई जाती हैं। हमारे क्रोमोसोम के अंदर भी बहुत सी, मतलब मोस्ट ऑफ द जीन्स जो जिस क्रोमोसोम पे लगी होती हैं हमेशा उसी पे अटैच रहती हैं, लेकिन बाज़ जीन्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें एक जगह चैन नहीं आता। कभी वो एक क्रोमोसोम पे, कभी तीसरे क्रोमोसोम पे, कभी 21वें क्रोमोसोम पे, कभी 22वें क्रोमोसोम पे, कभी 45वें क्रोमोसोम पे वो जंप करती रहती हैं। उन पर्टिकुलर जीन्स को हम लोग रेस्टलेस जीन्स या जंपिंग जीन्स का नाम देते हैं। और अगर आप पढ़ेंगे इस डिटेल से तो हम लोग इन्हें ट्रांसपोसन्स का नाम भी देते हैं। ट्रांसपोसन्स यानी कि इसका मतलब ये है कि ये अपनी पोजीशंस को बदलती रहती हैं, राइट। तो ऐसी जीन्स जो एक जगह, मैं पंजाबी का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो एक जगह टिक के नहीं बैठती बल्कि अपनी जगह बदलती रहती हैं, उन्हें हम लोग नाम कर देते हैं जंपिंग जीन्स का। जंपिंग जीन्स के बारे में सबसे पहले बार्बरा मैकक्लिंटॉक ने
रिसर्च की थी और उसने हमें जंपिंग जीरो कॉन्सेप्ट दिया था एंड शी वॉज बेसिकली वर्किंग ऑन द कॉर्न, मकई के ऊपर काम कर रही थी। आएगा टॉपिक तो डिटेल डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी सिर्फ आप ट्रेलर देके गुजारा कर लें। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आपकी बुक बोलती है कि जब हम लोग जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स बेसिकली क्या बताते हैं, हमें बताते हैं कि इस जीन की वजह से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कैसा हो रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म की ज़ाहिरी शक्ल सूरत को देख लूं तो मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूं उसके जीन के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस और जीन या जीन और अपीयरेंस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। राइट, तो इस ताल्लुक को जाहिर करने के लिए जॉन ग्रेगर मेंडल एक टर्म इस्तेमाल किया दैट इज कॉल्ड एज अ फिनोटाइप। व्हाट इज बेसिकली फिनोटाइप? वेरी सिंपल, इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। राइट, मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि ऑर्गेनिज्म दैट इज वेरी वेरी टॉल। तो हम इसे बहुत ऑब्वियसली देख के फॉर्म बता सकते हैं कि जनाब ये एक टॉल ऑर्गेनिज्म है। और इसका कंट्रास्टिंग ट्रेट, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है कि आप इस तस्वीर को देखो, यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा छोटा नजर आ रहा है। तो नजर आ रहा है मुझे, तो जो चीज़ मुझे नजर आए वो उसकी फोटोटाइप कहलाती है। तस्वीर देख के पता चलता है फोटोटाइप। मिसाल के तौर पर और क्या हो सकता है कि ये ऑर्गेनिज्म है जिसकी आंखें बिल्कुल सीधी हैं, और अब इस तस्वीर को देखें, इसमें आप लोगों को ऑर्गेनिज्म की आंखें क्या है, स्क्विंटेड नजर आ रही हैं, टिल्टेड नजर आ रही हैं, वो एक जगह पे दोनों इक्वल फासले पर नहीं है। राइट, तो जिस चीज को तस्वीर से देख के बता दूं दैट इज कॉल्ड एज फोटोटाइप और फिनोटाइप। सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। तो अब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनिज्म में बी वाइट, ऑर्गेनिज्म में बी ब्लैक, ऑर्गेनिज्म में बी अल्बाइनो, राइट, ऑर्गेनिज्म में बी हेल्दी, ऑर्गेनिज्म में बी ली। तो ये सारी की सारी चीजें मुझे तस्वीर से देख के ही पता चल सकती हैं। तो मैं इन्हें क्या बोल रहा हूं कि दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज फिनोटाइप। लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप के पीछे बेसिकली क्या होते हैं, जीन्स। जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म के जीन उसकी फिनोटाइप के मुताबिक ही हो या उसका फिनोटाइप उसके जीन के मुताबिक ही हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है मैंने क्या बोला था कि अगर आप लोगों के पास कैपिटल टी है तो ये मुझे ये बता रहा है कि इस ऑर्गेनिज्म के पास दो कैपिटल टी कैसे आए। एक कैपिटल टी आया उसको उसके फादर के पास से, और एक कैपिटल टी आया उसको उसकी मदर के पास से। तो क्या पता चला कि फादर भी लंबे थे और मदर भी लंबी थी। ऑर्गेनिज्म हो गया कैपिटल टी। ये ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों जीन्स एक ही तरह के हैं, वो जीनोटाइप के एतबार से या जीन की टाइप्स के एतबार से क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों जीन्स एक ही तरह के हों, हम उसे नाम देते हैं होमोजाइगस। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दी आप लोगों को कि एक ऑर्गेनिज्म का फादर बहुत लंबे हुए और जो उनकी मदर है फॉर एग्जांपल वो उनसे 1 फुट 2 फुट छोटी है फॉर एग्जांपल, तो ये स्मॉल टी कंसिडर होगा। और ये वाला ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप के लिहाज से टॉल होगा, बिकॉज की जो टॉल जीन है ये डोमिनेंट है ओवर रिसेसिव जीन। तो ऑर्गेनिज्म बज़ाहिर टॉल होगा लेकिन उसके अंदर एक जीन छुपा हुआ बैठा होगा। दैट वेरी हिडन जीन विल मेक इट अ कैरियर फॉर दैट वेरी रिसेसिव ट्रेट। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट जीन, this recessive gene will not express itself, so there will be a very clear contradiction between the genotype and phenotype. समझ आ गया आप लोगों को? तो यह ऑर्गेनिज्म कहलाएगा कैरियर और हम इसे नाम देते हैं क्या, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम थर्ड टाइप की बात करेंगे तो इट मे बी स्मॉल टी। इसका मतलब यह है कि इसके फादर की हाइट भी छोटी थी, इसकी मदर की हाइट भी छोटी थी, तो जाहिर है कॉन्सिक्वेंटली ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या होगा, छोटा ही होगा। तो इस वाले केस में जीनोटाइप विल कोरिस्पॉन्ड विद द फिनोटाइप। सेम इज द केस विद कैपिटल टी, बट इट इज नॉट ट्रू विद द हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म मींस कैपिटल टी स्मॉल टी ऑर्गेनिजम्स। तो ये है बात हमारी जीनोटाइप की और फिनोटाइप की। अगर मैं आप लोगों को सिंपली एक बहुत यूनिवर्सल स्टेटमेंट बता दूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, तो आप बोलोगे कि फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या होगा कि किसी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस
दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। नंबर 1, उसके पास जीन्स कौन से हैं, और नंबर 2, क्या वो जीन्स स्विच ऑन हुए या स्विच ऑफ ही रहे, इसको कंट्रोल करता है क्या, एनवायरनमेंट। राइट, मिसाल के तौर पे कि अगर एक ऑर्गेनिज्म के फादर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सांवले रंग के हैं और उसकी मदर भी जो है वो सांवले रंग की है, दोनों की बात हो रही है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म पूरी ज़िंदगी एसी में रहता है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कलर फेयर ही रहेगा। उसकी रीज़न हमारे पास ये है कि इसके पास ऑल दो मेलानिन प्रोड्यूसिंग जीन्स प्रेजेंट थे, लेकिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्विच ऑनिंग करेक्टर दैट इज कॉल्ड एज द सनलाइट और यूवी लाइट, दिस पर्टिकुलर जीन कैन नॉट बी ट्रिगर्ड। उर्दू में बताता हूं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास अगरचे स्किन को काला करने वाले जीन्स मौजूद थे, लेकिन चूंकि इसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची तो ये वाले जीन्स ऑन ही नहीं हुए, ये ऑफ ही रहे। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसके दोनों पेरेंट्स सामने हैं, ये ऑर्गेनिज्म गोरा ही रहेगा। तो साबित हुआ कि फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस अ वेरी बिग प्लस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है इन स्विचिंग ऑफ और स्विचिंग ऑन ऑफ द जीन्स। So this is a very relationship between genotype and phenotype. Now let's move to the last part, and we want to discuss a very important concept that is called as the concept of gene pool. Yes students, हम बात करने वाले हैं जीन पूल की। नाम इंडिकेट कर रहा है पूल क्या है, एक ऐसी जगह जहां पे आप किसी चीज को जमा कर लें। फॉर एग्जाम्पल अ वाटर पूल, उसमें आपको पता है स्विमिंग पूल, उसमें हमने पानी जमा किया हुआ है, बहुत ज्यादा पानी जहाँ जमा हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द स्विमिंग पूल और सिंपली अ वाटर पूल। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी उर्स वगैरह की बात करें तो हमने बहुत सा दूध जमा किया हुआ हो, इट इज द पूल ऑफ द मिल्क। बट वी आर नॉट कंसिडरिंग द पूल ऑफ वाटर और पूल ऑफ द मिल्क, वी आर फोकसिंग ऑन द पूल ऑफ जीन्स। जीन्स आपको पता है कि जीन्स बेसिकली वो केमिकल मटेरियल है, वो फीचर हैं, वो ट्रेड्स हैं जो हमें अपने ग्रेट पेरेंट्स से ऑब्टेन हो रही। तो फिर जीन पूल क्या होगा? जाहिर है मैं एक जगह पर, बात को आपने गौर से सुनना है, कि मैं किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे क्या करूं, उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी पोटेंशियल इंटरब्रीडर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल इंटरब्रीडर्स, ठीक है, उनको मैं जमा कर लूं तो उनके सारे जीन्स आपस में मिलकर क्या बना देंगे, जीन पूल बना देंगे। अब वो वाले ऑर्गेनिज्म जो डेफिनेटली इंटरब्रीड कर सकते हैं, पोटेंशियल इंटरब्रीडर्स हैं, दे ऑलवेज और यूजुअली बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। और आपको पता है कि जब मैं सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जगह इकट्ठा कर लूंगा तो वो क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन। तो मेरे पास जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में मैंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू सेम स्पीशीज, राइट। और एक वर्ड क्या था, पोटेंशियल इंटरब्रीडर्स। पोटेंशियल इंटरब्रीडर इसका मतलब ये है कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। अगर वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं तो फिर उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। अब उस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स हैं उनको मैं एक जगह इकट्ठा कर लूं तो वो क्या कहलाएगा, जीन पूल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मैं एक पर्टिकुलर एरिया में किसकी बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर एरिया में खास टाइम पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड टुगेदर क्या कहलाएंगे, ह्यूमन जीन पूल। लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जीन पूल का साइज कभी छोटा हो जाए कभी बड़ा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि हमारे इस मुल्क में से बहुत से अच्छे ब्रेन क्या करें कि दूसरे मुल्क में चले जाएं, तो जाहिर है फिर वो अच्छे जीन्स हमारी पॉपुलेशन में से कम हो जाएंगे, तो इंटेलिजेंट जीन्स का पूल साइज इस मुल्क में क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। तो एमिग्रेशन, किसी जीन का हमारे पॉपुलेशन में से चले जाना, ये क्या कहलाएगा, ये उस जीन पूल के साइज को छोटा कर देगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम में से कुछ लोग फिर अपने ही मुल्क में वापस आ जाएं। अगर वो अपने मुल्क में वापस आ जाएंगे, हम इससे बोलेंगे इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन के रिजल्ट में हमारा जीन पूल का साइज बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एमिग्रेशन और इमिग्रेशन तो ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे जीन पूल को छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, राइट। तो बात हो रही थी पूल क्या है,
तो पूल मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन, इन अ पॉपुलेशन एट इन अ गिवन स्पेस। यहाँ पे स्पेस बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बोला बताऊंगा आपको स्पेस की क्यों इंपॉर्टेंट बात है। और फिर इन अ गिवन टाइम, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो सर्दियों के मौसम में हमारे पास बहुत से साइबेरियन बर्ड्स आ जाते हैं। तो जब साइबेरियन बर्ड्स यहाँ पर आएंगे तो उनका जीन पूल बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो ही यहाँ पे गर्मियाँ शुरू होंगी तो वो साइबेरियन बर्ड्स वापस साइबेरिया की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, तो फिर उनका जीन पूल पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस है और उस पर्टिकुलर एरिया की बड़ी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल साइबेरिया के सारे बर्ड्स हमारे सारे मुल्कों में नहीं आते, बल्कि वहां जाएंगे जहां वाटर बॉडीज होंगी। तो इसलिए स्पेस और टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन द टर्म्स ऑफ व्हाट जीन पूल। तो हम इन अपनी सारी बहस को हम क्या करते हैं, सम अप करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली जीन पूल क्या है। एक पर्टिकुलर स्पीशीज के तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी जीन्स हैं उन्हें मैं एक ही जगह पर एक ही टाइम पे इकट्ठा कर लूं तो वो सारे के सारे जीन्स क्या कहलाएंगे, जीन पूल। बात समझ रहे हैं आप लोगों को। अब हम चलते हैं इसकी सिग्निफिकेंस मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास ज़्यादा अमाउंट में और ज़्यादा वैरायटी में जीन प्रोड्यूस होंगे और वो इंटरब्रीड करेंगे फ्रीली इन नेचर, तो डेफिनेटली मोर वैरायटीज प्रोड्यूस होंगी। और मोर वैरायटीज अगर खुदा खासा एनवायरनमेंट में आने वाली कोई चेंज आ रही है तो वो उस चेंज को मुमकिन एडजस्ट करने में कामयाब हो और उसमें से एक दो वैरायटी स्किल हो जाए और मोस्ट वैरायटीज वो बाकी बच जाए। राइट, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सहारा लेते हैं कि इसका बीन बैग का। लुक एट दिस पर्टिकुलर बीन बैग। ये समझ लें कि ये जो बैग आप लोगों के पास है ये एक पूरे का पूरा जीन पूल है। आप लोगों के पास जो पर्टिकुलर जीन है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर मुमकिन है ज़्यादा बड़ा फ्रूट प्रोड्यूस करने का जीन हो, और दूसरा उसी के एक और प्लांट है जिसके पास दरमियाने साथ का फ्रूट प्रोड्यूस करने का जीन है, और एक और प्लांट है जिसके पास बहुत ही छोटे छोटे किस्म के फ्रूट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो डेफिनेटली अब मेरे पास 3 डिफरेंट वैरायटीज के क्या हो गई हैं, जीन्स इन अ पॉपुलेशन। सेम इज द केस विद फॉर एग्जांपल डेयरी इंडस्ट्री। मुमकिन है मेरे पास एक ऐसी काऊ हो जो बहुत ज़्यादा दूध देती है और एक ऐसी काऊ हो जो ऑप्टिमम दूध देती है और एक ऐसी काऊ है जो बहुत कम दूध देती है। तो मेरे पास वैरायटीज़ हैं एक पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में बहुत सारी। ये तो मैंने ग्रुप अप किया ना, तो 3, मुमकिन है 5 टाइप्स हो, मुमकिन है 7 टाइप्स हो, मुमकिन है 7 टाइप्स हो। तो हम क्या करेंगे कि हम इन सारी कॉज का या इन सारे फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट का या इन सारे ह्यूमंस के जीन्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे तो दे विल एक्ट एज अ जीन पूल। तो फर्ज कर लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हम हर एक करेक्टर को एक बीन के ऊपर लिख लेते हैं। समझ आई मेरी बात की। फॉर एग्जाम्पल हम ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वालों को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते, तो मैं करूँगा कि जितनी मेरे पास कॉज हैं उन सब के जीन्स को उस बॉल के ऊपर MM लिख के डाल दूंगा बैग के अंदर। और जो मीडियम प्रोड्यूस कर रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उनको एक ही जगह बैग में डाल दूंगा। नाउ एज दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग रिप्रोडक्शन, दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर। तो ये वाला बात इस जीन पूल के अंदर, इस जीन बैग के अंदर भी जब मैं चाहूंगा तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने साथ अपने एक और दोस्त को साथी को साथ बिठा लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल वन ऑफ अस इज एक्टिंग एज अ मेल, अदर वन इज एक्टिंग एज अ फीमेल। तो इस बैग में हाथ डालो और एक जो बीड है, जब बीन है उसे बाहर निकाल दो। तो देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जब उसने हाथ डाला तो उसमें से निकला कैपिटल एम, और जब मेरे हाथ निकला फॉर एग्जांपल निकला कैपिटल एम। तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों की एक्टिविटी से कैपिटल एम इकट्ठा हुआ है। तो रिजल्ट में एक ऐसी कोऑपरेटिव होगी जो बहुत ज़्यादा दूध देगी। अगले टाइम पे क्या हुआ, उससे फिर हाथ डाला, निकला कैपिटल एम, और जब मैंने हाथ डाला तो निकला स्मॉल एम। तो कैपिटल एम और स्मॉल एम मीडियम मिल्क दूध प्रोड्यूस करने वाली काउच है वो प्रोड्यूस होगी। तो मकसद कहने का ये है मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स कि वो जो पूरे का पूरा बैग है उसमें सारी की सारी जीन्स हैं जो आपस में इंडिपेंडेंटली मिल सकती हैं, असॉर्ट हो सकती हैं, सेग्रीगेट हो सकती हैं। तो फिर मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशंस प्रोड्यूस हो सकती है। यू नो कैपिटल एम इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल एम एंड स्मॉल एम इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ देम। तो इसका मतलब ये है कि बीन बैग के अंदर जिस तरह बीन्स आपस में इंडिपेंडेंटली मिल सकते थे, इस तरह एक फ्रीली इंटरब्रीडिंग जीन पूल के अंदर डिफरेंट जीन्स आपस में मिल सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा वैरायटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। राइट, सो that's it about the concept of gene pool and how time and space is very important in terms of the gene pool. I hope कि आपको इन सारी बातों से
उस फाउंडेशन को ले करने में हेल्प होगी जो इस पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है। मैं फिर रिकॉल कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बेसिकली इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ बेसिकली हेरिडिटी, व्हाट इज़ क्रोमोसोम, what is the locus, what is homologous chromosome, and what is meant by the genotype and phenotype. And lastly we discussed about the gene pool. You should have the concept in your mind कि अगर दो potential interbreeder होंगे तो ही वो एक जीन पूल का हिस्सा होंगे, अगर वो potential interbreed ना कर सके तो वो जीन पूल का हिस्सा नहीं होंगे. So that's it for today. I want to say you goodbye and always pray for your great parents and definitely for us, and have a very good fertile mind, thinking brain on your shoulders. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.